Zero to Professional English course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 2, The Clever Fox. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, Zero to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 यानी कहानी नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे द क्लेवर फॉक्स। ओके, और ये कहानी है एक चालाक या मक्कार आप कह सकते हैं, या जो है बहानेबाज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने कहानी को पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, वो ये है कि जब तक आप खुद से कर नहीं आएंगे और डायरेक्टली आप हमारा सबक पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मैं साफ लफ्ज़ों में कह दूँ कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना वक्त बर्बाद करें हमारे साथ, ठीक है। तो इसलिए आप अगर सीरियस है अपनी ज़िंदगी को लेकर के, बल्कि होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप खुद पर अफसोस करिए कि मैं सीरियस क्यों नहीं हूँ ज़िंदगी को लेकर के। लोग कितना आगे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे जाना चाह रहे हैं, तो आप अफसोस करिए अपने आप पे, ठीक। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पढ़कर आया करें, खुद से इसको हल करके आया करें, तब हमारे साथ इसको पढ़े, तब आपको फ़ायदा होगा, वरना फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, खैर शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। और आज की कहानी शुरू होती है, एक दिन एक लोमड़ी एक बाग के पास से जा रही थी या गुजर रही थी, ठीक है, ताबीर है उर्दू की, आप इसको कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर बहुत आसान सा जुमला है, कोई मुश्किल जुमला नहीं है। एक दिन एक लोमड़ी एक बाग के पास से जा रही थी या गुजर रही थी, ठीक। तो आसान सा जुमला है, कोई मुश्किल नहीं। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे वन डे अ फॉक्स वाज पासिंग बाय अ गार्डन। ओके, वन डे अ फॉक्स वाज पासिंग बाय अ गार्डन। एक दिन, वन डे, एक लोमड़ी आपका सब्जेक्ट है, अ फॉक्स, एक बाग के पास से गुजरना, पास बाय अ गार्डन। ओके, क्योंकि आपका पास कंटिन्यूअस था इसलिए हमने वाज पासिंग बाय अ गार्डन कर दिया, राइट। तो हमारा जुमला बनेगा वन डे अ फॉक्स वाज पासिंग बाय अ गार्डन। कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है, अचानक उसने बाग के बाहर लटकती हुई एक अंगूर की बेल देखी, यानी गुच्छा। बेल का मतलब गुच्छा होता है। ओके, तो अचानक उसने बाग के बाहर लटकती हुई एक अंगूर की बेल देखी। ये असल जुमला है, अचानक उसने एक अंगूर की बेल देखी। अब ये जो बाग के बाहर लटकती हुई, ये सिफत है किसकी? अंगूर की बेल की। पूरा मुजाफ इलैह, उसको हम इसी हिसाब से बनाएंगे। ओके, तो अंग्रेजी में इसको हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे सडनली ही सॉ अ वाइन हैंगिंग आउटसाइड द गार्डन। ठीक है, तो असल जुमला क्या था कि अचानक उसने अंगूर की बेल देखी, तो इसको हम कैसे कहेंगे? सडनली। अचानक का मतलब होगा सडनली ही सॉ अ वाइन, अचानक उसने अंगूर की बेल देखी, हो गया सडनली ही सॉ अ वाइन। अब बाग के बाहर लटकती हुई ये सिफत है किसकी? वाइन की। वाइन का मतलब अंगूर की बेल या गुच्छे जो होते हैं, उसको हम इसी के साथ जोड़ेंगे तो हम कहेंगे हैंगिंग आउटसाइड द गार्डन। हैंग का मतलब होता है लटकना, ये लटकाना भी होता है, दोनों होता है।
कहाँ लटक रही थी? बाग के बाहर, आउटसाइड द गार्डन। और मैंने बताया कि जब हालत को बयान करना हो तो अक्सर हम वर्ब को या वर्ब रहे तो आईएनजी के साथ लाते हैं, राइट? ठीक है, तो जैसे कहना हो कि मैं खड़े खड़े खाना खा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम ईटिंग फूड स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर और ऑन द अर्थ, लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लटकती हुई, यानी उसकी हालत को बयान कर रहा है, तो इसको हम आईएनजी के साथ लाएंगे। लटकती हुई को हम कैसे लाएंगे? आईएनजी के साथ। यहाँ पर कोई और अगर हालत होती तो उसके वर्ब को लाते और उसमें आईएनजी जोड़ देते, ठीक है? तो इस तरह से हम हालत को, यानी किस हालत में वो चीज है उसको हम बयान करते हैं। तो अचानक उसने बाग के बाहर लटकती हुई एक अंगूर की बेल देखी, इसको हम कैसे कहेंगे? सडनली ही सॉ अ वाइन हैंगिंग आउटसाइड द गार्डन। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ। यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है एक चीज की तरफ, वो ये है कि यहाँ पर हमने ही इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वाले फॉक्स को ही के साथ इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता उर्दू वाले उसको एज अ फीमेल इस्तेमाल करते हैं। लोमड़ी, आई, देखी, इस तरह, ठीक है? इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जा रही थी कर दिया, लेकिन ये आपका हिंदी का है अपना, यानी अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में इसको ही ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप ही लिखेंगे, आप यहाँ पर शी नहीं लिखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला हिस्सा है या अगला जुमला, अंगूर की बेल पर पके अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अंगूर की बेल पर गुच्छे लटक रहे थे, अच्छा ये असल है। अंगूर की बेल पर गुच्छे लटक रहे थे। गुच्छे किसके थे? अंगूरों के। और अंगूर कैसा था? पका हुआ था या पके हुए थे, ठीक? तो अंगूर की बेल पर गुच्छे लटक रहे थे, ये असल जुमला है। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी में हम कहेंगे बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स वर हैंगिंग ऑन द वाइन। ओके, तो आप देख सकते हैं अंगूर की बेल पर गुच्छे लटक रहे थे, तो बंचेस वर हैंगिंग ऑन द वाइन। अंगूर की बेल पर गुच्छे लटक रहे थे, बेंचेस वर हैंगिंग ऑन द वाइन। लेकिन अंगूर की बेल पर पके अंगूरों को गुच्छे, यहाँ पर ये सिफत है, ठीक? तो यहाँ पर हम कहेंगे पके अंगूरों के गुच्छे। तो कैसे बनाएंगे? बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स। कैसे बनाएंगे? बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स। ओके, बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि पके अंगूरों के गुच्छे ये सब्जेक्ट है। लटक रहे थे कहाँ पर? अंगूर की बेल पर। तो ये आपका लास्ट में आएगा अंग्रेजी में, तो इसको कैसे कहेंगे? बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स वर हैंगिंग ऑन द वाइन। ओके, तो ये आपका अंग्रेजी हुआ, ठीक है? ये आपकी अंग्रेजी हुई, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इसको बना दिया, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, बस आपको फोकस करना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, किसकी सिफत है वो। ये सारी चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आसान होगा आपके लिए। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है उनको देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, या उसके मुंह में पानी आ गया भी आप कर सकते हैं। ओके, तो उनको देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। यहां पर देख सकते हैं उनको देखकर, हो सकता है आपके लिए मुश्किल लगा हो। ओके, हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे हिज माउथ वाटर्ड आफ्टर सीइंग देम। ओके, इसको हम कैसे कहेंगे? हिज माउथ वाटर्ड आफ्टर सीइंग देम। असल में है उसके मुंह में पानी भर आया। तो पानी भर आने का मतलब मुंह में पानी आना, ये मतलब है। तो उसको हम बोलते हैं वाटर। ओके, मुंह में पानी के लिए बोलते हैं वाटर, यानी माउथ वाटर। जैसे कि मेरे मुंह में पानी आ गया, आप कहेंगे माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आने लगा, ठीक है? तो माउथ वाटर का मतलब होता है मुंह में पानी आना। इसको आप लिख लीजिए कि माउथ वाटर का मतलब होता है मुंह में पानी आना। ओके, तो यहां पर कहेंगे कि उसके मुंह में पानी आ गया, इसको कैसे कहेंगे? हिज माउथ वाटर्ड। ये हो गया। उनको देखकर कहेंगे आफ्टर सीइंग देम। आफ्टर सीइंग देम, उनको देखकर। आप यहां पर कह सकते हैं हैविंग सीन देम, हैविंग सीन देम हिज माउथ वाटर्ड। आप यहां पर कह सकते हैं टू सी देम हिज माउथ वाटर्ड। यानी आप कई तरीके से बना सकते हैं, तो इसमें भी अपना इसका एक तरीका है। तो यहाँ पर उनको देखकर उसके मुंह में पानी भरा है, इसको आप कैसे कहेंगे? हिज माउथ वाटर्ड आफ्टर सीइंग देम।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो काम हो रहे हैं, उनको देख कर, लेकिन यहाँ पर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं वो, यानी वो देख कर मतलब एक अलग माना हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि बाजार जाकर सब्जी ले आओ, ये अलग चीज है, बाजार जाकर सब्जी ले आओ ये अलग चीज है, और उनको देखकर उसके मुंह में पानी भरा ये अलग चीज है। यहाँ पर आप अगर सेंस रखते हैं तो यानी समझने की ताकत रखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि उनको देखकर इसके मुंह में पानी भराया, आप कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ नहीं कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ही सॉ देम एंड हिज माउथ वाटर्ड, आप कह सकते हैं, ठीक है, ही सॉ देम एंड हिज माउथ वाटर्ड, आप इस तरह कह सकते हैं। बट बेहतर है कि आप इसको कहें हिज माउथ वाटर्ड आफ्टर सीइंग देम, यहाँ पर आफ्टर सीइंग देम का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। आप कह सकते हैं ही सॉ देम यानी उनको देखकर, हिज माउथ वाटर्ड उसके मुंह में पानी भरा है, क्योंकि इसमें भी दो काम हो रहे हैं, एक तो देखना, दूसरा मुंह में पानी आना, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कह दें हिज माउथ वाटर्ड आफ्टर सीइंग देम। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे चलते हैं, हमारा अगला हिस्सा है वो अंगूर खाना चाहती थी। इसको हम कैसे कहेंगे, बहुत आसान सा जुमला है, अंग्रेजी में हम कहेंगे ही वांटेड टू ईट ग्रेप्स। यहाँ पर वो अंगूर खाना चाहती थी, लेकिन हमने कहा ही वांटेड टू ईट ग्रेप्स, हमने जमा का इस्तेमाल किया, तो यानी एक अंगूर कोई नहीं खाएगा, ये आपकी उर्दू की ताबीर है। वो अंगूरों को खाना चाहती थी आप कह सकते हैं, लेकिन वो अंगूर खाना चाहती थी, इस तरह भी आप करते हैं इस्तेमाल उर्दू में, लेकिन अंग्रेजी में आप ही वांटेड टू ईट ग्रेप्स करेंगे, जमा के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, अगरचे यहाँ पर जमा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आप इसको ग्रेप अगर आप कर देते तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि लफ्ज के एतबार से ग्रेप ही आएगा, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सियाक है, जिस चीज या जो हमारा पस मंजर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके एतबार से यहाँ पर ग्रेप्स ही आना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेप्स लिख दिया। ओके, तो वो अंगूर खाना चाहती थी, इसको आप कैसे कहेंगे ही वांटेड टू ईट ग्रेप्स। यहाँ पर खाना चाहती थी, यहाँ पर ही है, क्यों, क्योंकि लोमड़ी की बात हो रही है, और लोमड़ी को अंग्रेजी में मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर ही हो गया, वरना शी होता। अगर सिर्फ ये आए वो अंगूर खाना चाहती थी तो आप लाजिमन शी ही कहेंगे, राइट। ओके गाइस, तो हमारा जुमला हुआ। आगे चलते हैं, वो उन्हें लेने के लिए कई बार ऊपर उछली, लेकिन वो उन तक पहुंच ना सकी या ना पहुंच सकी। ठीक है, इसमें भी दो हिस्से हैं, ठीक। तो उन्हें लेने के लिए कई बार ऊपर उछली, ये आपका जुमला हुआ, तो कहेंगे वो कई बार ऊपर उछली, ये आपका असल जुमला है। वो कई बार ऊपर उछली, ये आपका असल जुमला है, लेकिन उन तक पहुंच ना सकी, ठीक, ये आपका जुमला है। लेकिन उन्हें लेने के लिए ये इजाफी चीज है, उसको हम इसी एतबार से बनाएंगे, तो हम कहेंगे he jumped up several times to get them but could not reach them। ओके, तो आप देख सकते हैं वो कई बार ऊपर उछली, he jumped up several times, सब्जेक्ट वर्ब और रिलेटेड टू वर्ब several times, ठीक है, एडवर्ब आप कह सकते हैं इसको, किस लिए पर्पस बता रहा है, तो इसके साथ आपने इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया, उन्हें लेने के लिए टू गेट देम। यहाँ पर लेने का मतलब टेक, ठीक है, बट टेक का मतलब आप उस वक्त करेंगे जब कोई चीज इंसान खरीदे या कोई इंसान आपको कुछ दे, लेकिन जब आप कोई चीज लेने के लिए हासिल करते हैं, यानी हासिल करने के लिए कोई मेहनत करते हैं, तो गेट आता है, गेट, गच्चे यहाँ पर लेना है, लेकिन यहाँ पर हासिल करने के माने में है, ठीक है, उन्हें लेने के लिए यानी उन्हें पाने के लिए यहाँ पर सेंस है। गच्चे लेने का मतलब टेक होता है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो माना निकल कर आ रहा है वो हासिल करने का माना आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए बेहतर कि आप यहाँ पर गेट इस्तेमाल करें, टेक नहीं कह सकते। अगर कोई इसको दे रहा होता तो वहां पर टेक आ जाता, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पर गेट इस्तेमाल करें, ठीक। तो टू गेट देम, उन्हें लेने के लिए वो कई बार उछली, he jumped up several times to get them, ठीक, लेकिन वो उन तक पहुंच ना सकी या ना पहुंच सकी, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे बट he could not reach them। आसान सा जुमला है, यहाँ पर टू आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ लोग गलती करते हैं, रीच को टू के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। हम बगैर टू के इस्तेमाल करेंगे, इल्ला या कि इसके साथ आउट आ जाए, आपको मिलेगा आउट, रीच आउट टू देम मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ रीच इस्तेमाल करेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे, टू आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा जुमला बनेगा ही जम्प्ड सेवरल टाइम्स टू गेट देम बट ही कुड नॉट रीच देम। ओके, आगे चलते हैं, हमारा अगला जुमला, आखिरकार नाउम्मीद होकर लोमड़ी ने अपने दिल में कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं। ओके, ये जुमले का हिस्सा है।
तो यहाँ पर आखिरकार ना उम्मीद होकर लोमड़ी ने अपने दिल में कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो आखिरकार ना उम्मीद होकर लोमड़ी ने अपने दिल में कहा, असल जुमला है लोमड़ी ने अपने दिल में कहा, ये असल जुमला है, लोमड़ी ने अपने दिल में कहा। बाकी आखिरकार ना उम्मीद होकर ये अलग चीज है। क्या कहा? ये अंगूर खट्टे हैं, ये अंगूर खट्टे हैं। तो उनको आप अंग्रेजी में तर्जुमा करते वक्त, या अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते हैं, यहाँ पर तर्जुमा करने का मतलब ये नहीं कि तर्जुमा ही करें, बल्कि अगर आप कहना चाहते हैं तो इस सूरत में हम इसको कैसे कहेंगे? इस सूरत में हम इसको कहेंगे At last, despairing, the fox said in his heart that these grapes are sour. Okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या कहा? आखिरकार। यहाँ पर हमने कहा एट लास्ट, आप यहाँ पर फाइनली भी ला सकते हैं। ओके, मायूस होकर या नाउमीद होकर, यहाँ पर डिस्पेयरिंग मैंने कर दिया है। अगर आप बीइंग डिस्पेयरिंग लाते हैं, बीइंग डिस्पेयर्ड या बीइंग डिसअपॉइंटेड, तो भी चल जाएगा, ठीक है। एट लास्ट ना उम्मीद होकर, डिस्पेयरिंग, डिस्पेयर का मतलब भी होता है ना उम्मीद होकर, या आप कह सकते हैं एट लास्ट हैविंग डिसअपॉइंटेड, या आप कह सकते हैं एट लास्ट बीइंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है। आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईएनजी के साथ हमने इसकी हालत को बयान किया। किस हालत में? ना उम्मीदी की आलम में, ठीक है। तो हमने कहा आखिरकार ना उम्मीद होकर, एट लास्ट डिस्पेयरिंग। अब अगर आपका जुमला है लोमड़ी ने अपने दिल में कहा, द फॉक्स सेड इन हिज हार्ट, ठीक, आसान सा जुमला। क्या कहा? कि ये अंगूर खट्टे हैं। कि के लिए हम डेट इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये अंगूर खट्टे हैं। दीज ग्रेप्स आर सावर। इसको आप हम लोग सोर पढ़ते हैं, और मैं भी पढ़ता आ रहा था सोर ही, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया था। तो असल में सावर है, सावर, सावर। ओके, सावर पढ़ेंगे आप इसको। तो आप इसको अभी से लिख लें, सावर है ये, सोर नहीं है। मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक। तो ये कहा कि ये अंगूर खट्टे, इसको आप कैसे कहेंगे? डैड दीज ग्रेप्स आर सॉवर। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। बहुत आसान सा जुमला है, ये फर्स्ट लेवल का है। तो हम कहेंगे आई विल नॉट ईट देम। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो जरूर ही बीमार पड़ जाऊंगी। अब ये जुमला बहुत से लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा। क्यों? क्योंकि जरूर ही आया हुआ है, और फिर अगर मैं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। तो ये आपका जो जुमला है, ये आपका जुमला है कंडीशनल सेंटेंस, शर्तिया जुमला है, जहां पर मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें बता दी थी। तो इस जुमले को आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल नॉट ईट देम, हो गया। इफ आई ईट देम आई विल डेफिनेटली गेट सिक। बहुत आसान सा जुमला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इन्हें खाऊंगी, आप कैसे कहेंगे? इफ आई ईट देम। आप देख सकते हैं आपका जुमला प्रेजेंट में और ये आपका फ्यूचर में है। तो ये आपकी उर्दू की ताबीर है। और शर्तिया जुमले में मैंने क्या बताया था? कोई काम, अगर एक काम होगा तो दूसरा काम होने की उम्मीद हो, उसका स्ट्रक्चर क्या बताया था? प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। तो यहाँ पर एक ऐसी बात हो रही है कि जिसके होने की उम्मीद है, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट वाला फार्मूला लागू किया, यानी कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 अगर आपको याद हो तो इफ आई ईट देम, जब यहाँ पर फ्यूचर आया हुआ, लेकिन अंग्रेजी में इसको हम प्रेजेंट ही में कहेंगे। आप नहीं कहेंगे इफ आई विल ईट देम आई विल डेफिनेटली गेट सिक, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका जुमला, ठीक। तो जरूरी है कि आप शर्तिया जुमले को प्रेजेंट ही में लाएं। ये आपका शर्तिया जुमला है। तो इफ आई ईट देम, अगर मैं इन्हें खाऊंगी, आप उर्दू में कह सकते हैं अगर मैं इसे या इन्हें खाती हूं तो बीमार पड़ जाऊंगी, आप कह सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में आपको एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना, ठीक। तो अगर मैं इन्हें खाऊंगी, इफ आई ईट देम, तो यहाँ पर उर्दू में आपने तो इस्तेमाल किया है, तो के लिए अंग्रेजी में देन आता है, THEN। लेकिन यहाँ पर आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो कॉमा है ना, घरचे वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने अंदर तो का माना ये रखे हुए है। तो आप नहीं कहेंगे इफ आई ईट देम देन आई विल, गलत हो जाएगा। आप कॉमा लगा दें तो वो माना आ जाएगा, और फिर कॉमा लगाने के बाद आप देन नहीं लाएंगे। ओके, तो आप कैसे कहेंगे? यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप तो के लिए कोई अंग्रेजी नहीं लाएंगे, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शर्तिया जुमले में। तो अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो जरूर ही बीमार पड़ जाऊंगी, जरूर ही, डेफिनेटली, डेफिनेटली या फॉर श्योर भी आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर श्योर आप लास्ट में लाएंगे, फॉर श्योर, FORSURE, श्योर। ओके, तो अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो जरूर ही बीमार पड़ जाऊंगी, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इफ आई ईट देम
अगर मैं नहीं खाऊंगी आई विल डेफिनेटली गेट सिक, या फॉल सिक भी आप कर सकते हैं, फॉल सिक। ओके, गेट सिक का मतलब होता है बीमार होना, या गेट इल भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आपका जुमला कैसे बनेगा, आपका शर्तीला जुमला है अगर मैं इन्हें खाऊंगी, इफ आई ईट देम, तो जरूर ही बीमार पड़ जाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट सिक, या आप कह सकते हैं आई विल गेट सिक फॉर श्योर। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ, इसको हम इसी तरीके से कहेंगे। आगे चलते हैं और ये आखिरी जुमला है और वो है उसके बाद उसने अपना रास्ता लिया। ये बहुत आसान सा जुमला, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसने अपना रास्ता लिया, बट आपको मुश्किल हो सकता है रास्ता लेना। रास्ता लेने का क्या मतलब, बहुत सारे लोगों ने टेक किया होगा, आफ्टर दैट ही टुक हिज वे, तो हम यहाँ पर टेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आफ्टर दैट ही वेंट ऑन हिज वे, ही वेंट ऑन हिज वे, हम ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर रास्ता लेने का क्या मतलब है, कोई चीज उठाया और ले लिया, नहीं, बल्कि रास्ते पे चले जाना। ये रास्ता लेना, जैसे अपना रास्ता लो, यानी चले जाओ अपने रास्ते पे, यहाँ क्यों रुके हुए हो, तो यहाँ पर वही माना है, तो यानी गो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ही वेंट ऑन हिज वे, उसने अपना रास्ता लिया। ये आपकी मतलब जो आप चेंज कर रहे हैं वर्ड को, आपने यहाँ पर टेक इस्तेमाल नहीं किया, ये मुनहसिर करता है, ये डिपेंड है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी जो है उर्दू की ताबीर है। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं उसके बाद वो अपने रास्ते पे चला गया, लेकिन अच्छा क्या हो रहा है, उसने अपना रास्ता लिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर अपना रास्ता लेना इस्तेमाल करें इस कॉन्टेक्स्ट में। हमेशा नहीं, याद रखें, हमेशा नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा आप लागू नहीं करेंगे, मतलब इस तरह की बात है जो अल्फाज में फ़र्क है, बल्कि स्ट्रक्चर तो फॉलो ही करेंगे। इस तरह की बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आफ्टर डेट ही वेंट ऑन हिज वे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहते हैं आफ्टर डेट ही टुक हिज वे, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन जो अच्छा जुमला होगा उसने अपना रास्ता लिया, उर्दू में यही अच्छा लग रहा है, और अंग्रेजी में ही वेंट ऑन हिज वे यही अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर कोई फीमेल होता तो शी वेंट ऑन हर वे हो जाता, राइट। तो इस तरह से हमारा ये जुमला होगा, और इसी के साथ आज की ये हमारी कहानी खत्म हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यकीन माने कि आपको मजा कब आया होगा, जब आपने खुद से किया होगा पहले से, और फिर उसको आपने मेरे साथ मैच किया होगा। तो अगर आपने डायरेक्टली सुना होगा तो आपको कुछ भी मजा नहीं आया होगा, और आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है, आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगली कहानियों को पढ़कर आएंगे, उसके साथ ही हमको मैच करेंगे हमारे साथ, और इसी उम्मीद के साथ और इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।